Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So students, आज है 26 अगस्त और दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम गो थ्रू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. सो पहली न्यूज़ जो आज हमें हिंदू न्यूज़पेपर देखती है, इट इज बेसिकली रिगार्डिंग अ सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर ऑर्डर वेयर इट इज आस्क्ड यूनियन गवर्नमेंट टू ड्रॉप रूल्स ऑन सोशल मीडिया कंडक्ट. तो यहाँ पे आपका इफ यू रिमेंबर फरवरी के अंदर में एक इंसिडेंट हुआ था. समय रैना करके एक पॉपुलर कॉमेडियन है, उनका एक शो आता था इंडिया कोर्ट लेटेंट. उसके ऊपर पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि वहां पे ऑब्सिनिटी या ऑब्सीन जोक्स बोले गए थे. उसके अलावा मोर ओवर कि वहां पे फिजिकल विद पर्संस विद डिसेबिलिटीज जो लोग होते हैं उनका वहां पे मजाक उड़ाया गया था. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया है कि वो रूल्स ड्राफ्ट करे सोशल मीडिया कंडक्ट को लेके. अब यहाँ पे ये न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि करंटली सोशल मीडिया के ऊपर पे रेगुलेट करने के लिए अलग से कोई रूल्स नहीं था और यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एवरीवन वाज आर्ग्यूइंग कि सोशल मीडिया को हमें गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रखना चाहिए. करंटली जो रेगुलेशन हमारे प्रिंट मीडिया के, टीवी मीडिया के, डिजिटल मीडिया के लगते हैं वही सेम सोशल मीडिया के ऊपर पे भी लगाए जा सकते हैं. बट यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है गवर्नमेंट को कि प्लीज आप सोशल मीडिया के कंडक्ट रूल्स बनाइए सो दैट कि यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई पर्टिकुलर शो होता है, जैसे यूट्यूब पे ऐसा शो आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पे रेगुलेट किया जा सके, वहां पे कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया के अंदर में एब्सोल्यूट नहीं होता है, उस पे हम रीजनेबली रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं. तो एज लॉन्ग एज वो पर्टिकुलर जो स्पीच है वो विद इन बाउंड्स है, जो पर्टिकुलर लॉ और उसको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, तब तक तो वो पर्टिकुलर स्पीच को अलाउ किया जा सकता है. उसके बियॉन्ड अगर वो एक्सीड करता है अपने पर्टिकुलर राइट्स को तो उसको वहां पे उससे किया जा सकता है. ओके, तो ये पर्टिकुलर इस न्यूज का कंटेक्स्ट हो जाएगा. सो पॉसिबली यहां पे वो सिचुएशन अराइज हो चुकी है कि गवर्नमेंट शायद यहां पे अच्छा मौका देखे और एक स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया कंडक्ट बना दे सो दैट कि बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का वो सब भी यहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाए. तो यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दे दी है कि यहाँ पे वो सोशल मीडिया को भी अब कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे. लेट्स सी फ्यूचर में आपके किस टाइप के कंडक्ट रूल्स आते हैं और उनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है. ओके, बट यहाँ पे अगर हम इस न्यूज का कंटेक्स्ट समझे तो लाइक आई टोल्ड यू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारा फंडामेंटल राइट है 19(1)(a) के अंदर में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट ये जो पर्टिकुलर हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है. 19(2) के अंदर में ही हमें ग्राउंड्स बताए हुए हैं जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. और इसमें एक समझने की बात ये बहुत जरूरी है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये उन्हीं ग्राउंड्स पे हो सकता है जो 19(2) में मेंशन है. तो यहां पर अगर गवर्नमेंट आपकी सोशल मीडिया के कंडक्ट रूल्स बनाती है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये इन पर्पस के लिए बनाया गया है, अदरवाइज ऐसे सोशल मीडिया कंडक्ट रूल्स नहीं हो सकते. तो कहीं अगर मैं कह रहा हूं कि कहीं पे भी आप वल्गर कंटेंट नहीं पुट करोगे, वहां पे कहीं पर भी आप इमोरल कंटेंट नहीं पुट करोगे, तो आई हैव टू शो कि जो पर्टिकुलर मेरे नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं वो मोरालिटी या डिसेंसी या पब्लिक ऑर्डर इन सब के अंदर में फॉल करते हैं. यहाँ पे जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रोच यूज करी, इस आर्टिकल को आप रीड करोगे तो उसमें इट शोज कि यहाँ पे हमने जो फ्री स्पीच है इसको बैलेंस करने का कोशिश करा गया है विद द राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ वेरियस कम्युनिटी. तो एक तरफ मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट एट द सेम टाइम जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं या विमेन हैं, उनका भी राइट टू लिव विद डिग्निटी है, वो भी उनका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर में. और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि यस, योर राइट टू स्पीच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट उस पर्सन का डिग्निफाइड लाइफ का भी जो राइट है वो इंपॉर्टेंट है. तो आप अपने स्पीच को वहीं तक ही यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो जहां तक उस पर्सन का, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उसका जो डिग्निफाइड लिविंग का है वो यहाँ पे वायलेट नहीं होता है. और जब आप किसी पर्सन में डिसेबिलिटी को मॉक करते हो तो वहां पे उसका जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं वायलेट होता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करी है. एट द सेम टाइम हम यहाँ पे जो हमारा स्पीच होता है, सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर स्पीच को 3 टाइप्स में यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो हो गया है आपका फ्री स्पीच एज पर सुप्रीम कोर्ट, एक है एज पर सुप्रीम कोर्ट कमर्शियल स्पीच, और तीसरा है प्रोहिबिटेड स्पीच.
अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जिसको मैं कमर्शियल स्पीच कह रहा हूँ, बेसिकली ऐसी कोई स्पीच जिससे मैं कमाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ तो मैं वहां पे अपने जोक सुना रहा हूँ, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूटिलाइज कर रहा हूँ और उससे मैं कुछ अर्निंग कर रहा हूँ, तो वो सब कमर्शियल स्पीच में आएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं तो वो भी मेरा कमर्शियल स्पीच का ही पार्ट है, यानी कि वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में प्रोटेक्टेड है। और तीसरा है प्रोहिबिटेड स्पीच। प्रोहिबिटेड स्पीच वो पर्टिकुलर स्पीच होती है जिससे कोई और फंडामेंटल राइट या जिससे कोई पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर इशू रेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेट स्पीच करता हूं तो इट माइट रिजल्ट इनटू वायलेंस। अगर मैं ऑब्ससीनिटी करता हूं तो ये मेरे सोशल ऑर्डर को यहां पे डिस्टर्ब कर सकता है। मैं अगर यहाँ पे इंसाइट करता हूं किसी को वायलेंस करने के लिए तो उससे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी जो स्पीच होती है जिसका ये पर्पस होता है, ये प्रोहिबिट स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। और ये पर्टिकुलर स्पीच जो है ये 19(1)(a) में जो मेरा फ्रीडम है उसका पार्ट नहीं बनता। एंड वी नो दिस, फ्री स्पीच तो 19(1)(a) के अंदर में है ही कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं या मुझे कुछ रिपोर्टिंग भी करनी है तो मैं वो सब कर सकता हूं, वो सब मेरा फ्री स्पीच का राइट है। बट व्हाट अबाउट कमर्शियल स्पीच? क्या कमर्शियल स्पीच भी मेरा फंडामेंटल राइट है? तो सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर केस है 1995 का, टाटा करके, टाटा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल स्पीच को भी फ्री स्पीच का पार्ट माना है। तो एज लॉन्ग एज मैं अगर यहाँ पे कोई स्पीच कॉमर्स के पर्पस के लिए करता हूं तो वो भी पर्टिकुलर मेरा राइट 19(1)(a) में प्रोटेक्टेड है। However, Supreme Court has clarified कि ये भी subject to restrictions है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। कोई सा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, 19 क्लॉज 2 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंडर में आपका कमर्शियल स्पीच भी फॉल करता है। तो हमें यह समझना क्या है कि आपका जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें आपका फ्री स्पीच का भी राइट है, उसमें आपका कमर्शियल स्पीच का भी राइट है, और दोनों ही राइट रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। ऑन द थर्ड साइड इज योर प्रोहिबिटेड स्पीच, जिसको टोटली प्रोहिबिट किया जा सकता है। यहां पे आपका कोई भी फंडामेंटल राइट क्वेश्चन में नहीं आता है। तो ये हो जाएंगे कैटेगरीज ऑफ स्पीच। अब यहां पे प्रोहिबिटेड स्पीच का जुरिस्प्रूडेंस भी हमारे पास में कि कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिटेड स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है और कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई भी किया है कि अगर मैं ब्लैंकेट इम्पोजिशन कर देता हूं कि यहां पे इसको बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर देता हूं, सो दैट इज आल्सो नॉट अलाउड। और यहां पे हमारे पास में आता है श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पर्टिकुलर केस। यहां पे जो पर्टिकुलर सेक्शन 66A है आईटी एक्ट का, उसको चैलेंज किया गया था 2015 के अंदर में, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये भला क्यों करा गया था? तो जब हम सेक्शन 66A को पढ़ते हैं तो वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देता था। 66A ये कहता था कि अगर किसी पर्सन ने कोई भी पर्टिकुलर ऐसा, लेट से इंटरनेट पे कोई ब्लॉग लिखा है जिससे कोई पर्टिकुलर पर्सन को अनॉयंस हो सकती है, कोई हार्म हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। अब यहां पे इश्यू ये हो रहा है कि ये एक क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज कर रहा है। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा जिससे किसी को लेट से कोई हर्ट हो गया, रिलीजियस हर्ट हो गया, तो यहां पे उस पर्सन, वो जो पर्सन है, उस बेसिस पे आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है और आपको सीधे क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है। अब हमारे को ये क्लियर है कि क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल होता है कि यहां पे जो पर्टिकुलर एक्ट है वो इंटेंशनली होना चाहिए या नोइंगली होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पे जस्ट द मेयर एक्ट, चाहे वो उस इंटेंशन से नहीं किया गया हो, किसी और पर्पस के लिए किया गया हो, उससे अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता और उसने अगर क्वेश्चन करा है, सो दिस इज ग्राउंड इनफ टू बेसिकली क्रिमिनली मेक अ पर्सन लायबल। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोहिबिटेड स्पीच है वो इस तरीके से इंपोज नहीं की जा सकती है, आप एक्चुअल में इसको मिसयूज कर रहे हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका पर्टिकुलर जो स्पीच है जो इंसाइटमेंट करता है या पब्लिक डिसऑर्डर करता है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप अननेसेसरी किसी भी स्पीच को सिर्फ एक रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने पे या किसी के आपके ईगो हर्ट करने के ऊपर पे नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो अननेसेसरी की यहां पे पावर थी, तो उसको यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज इस पर्टिकुलर कोर्ट के केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और उसमें बैलेंस करने को भी यहां पे करा है। उसने बोला है कि जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस आप कोर्ट आपका गवर्नमेंट बनाएगा, दे मस्ट इंक्लूड इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंस प्रोपोर्शनेट टू द हार्म कॉज। तो यहां पे जो पर्टिकुलर सोशल मीडिया कंडक्ट रूल्स बनाए जाएंगे वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, उससे जो हार्म हो सकता है उसके ही प्रोपोर्शनेट के अंदर में उसके लिए कुछ रेमेडी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर, इट
शुड नॉट बी लेस, ये उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंटली, जो रिस्ट्रिक्शंस आप इंपोज कर रहे हो इन द गाइडलाइंस और अदरवाइज, वो पर्टिकुलरली जेन्युइन फ्री स्पीच के जो केसेस होते हैं उनको कर्टेल नहीं करना चाहिए, और दे मस्ट बी एबल टू चेक डेरोगेटरी कंटेंट टारगेटिंग वल्नरेबल ग्रुप। तो जो आप सोशल मीडिया कंडक्ट के रूल्स बनाओगे उसके अंदर में यू हैव टू मेक श्योर कि जो जेन्युइन केसेस हैं फ्री स्पीच के उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, बट एट द सेम टाइम जो डेरोगेटरी कंटेंट है टारगेटिंग वल्नरेबल ग्रुप्स उसको यहाँ पे आपको बेसिकली काउंटर करना है, उसको वहां पे बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो रूल्स आपको कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट करने हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे मैसेज था सुप्रीम कोर्ट का कि किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए आपको कंटेंट रूल्स बनाने हैं, और किस तरीके से बनाने हैं कि सो दैट जेन्युइन केसेस को आप यहाँ पे सेव कर सको, बट एट द सेम टाइम अगर वल्नरेबल ग्रुप्स के यहाँ पे कोई मॉकरी करी जा रही है, उनके राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं, तो उनके लिए प्रपोर्शनेट रेमेडी भी होनी चाहिए। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज के ऊपर पे आते हैं। इंडिया और फिजी कॉल फॉर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, एग्री टू डीपन डिफेंस साइज। तो यहाँ पे जो फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज बेसिकली कम टू इंडिया, और यहाँ पे ही इज मीटिंग योर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे दे हैव डिसाइडेड टू साइन सर्टेन एमओयूज एंड दे हैव आल्सो एंटर्ड इनटू सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट। ओके, अब यहाँ पे ये समझना है कि जो एमओयूज होते हैं, जिनको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो फाइनल कोई एग्रीमेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटेंशन, लेटर ऑफ इंटेंशन की तरह होता है कि वी इंटेंड टू वर्क टुगेदर, बट अगर ये चीज वर्कआउट नहीं हुई तो हम उसके आगे किसी के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं इन पे वर्क करने के लिए। तो कहीं पर भी आपको एमओयूज दिखें किसी भी कंट्री के रिलेशंस के अंदर में, मैं आपको पहले बता देता हूं और ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, एमओयूज आपको याद नहीं करने होते हैं, आपके किस सेक्टर में करे गए वो सब आपको याद नहीं करने होते हैं। हाँ, इट वुड बी हेल्पफुल अगर आपको थोड़ा आइडिया हो कि डिफेंस में करे गए हैं, कॉमर्स के लिए करे गए, इकोनॉमी के लिए करे गए, किसके लिए वो करे गए। ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इंडिया और फिजी जो है इनके हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया फिजी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेंगे। इसके अलावा जो आपका फिजी है, दैट कंट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लार्ज इंडियन origin community is part of Fiji. ओके, एंड कितना बड़ा है इंडियन डायस्पोरा है वहां पे, करीब 1/3 पॉपुलेशन जो है किसी कंट्री, आप सोचिए किसी कंट्री की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअल में इंडियन ओरिजिन है। ओके, और इसके बाद में अब तो ये और भी ज्यादा हो चुका है, एंड दे आर अ वेरी वेरी प्रॉस्परस कम्युनिटी देयर आल्सो लाइक एनी अदर कंट्री आल्सो। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो इंडियन ओरिजिन डायस्पोरा का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजी हैज वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। तो एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आएगा कि ये 1/3 पॉपुलेशन किसी ऐसी इंडो पैसिफिक कंट्री में इंडिया की कैसे हो सकती है, व्हेन डिड दीज पीपल वेंट देयर। तो यहाँ पे जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे तो फिजी वाज आल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी, सो वी वर ऑल्सो ब्रिटिश कॉलोनी, फिजी वॉज ऑल्सो ब्रिटिश कॉलोनी। और फिजी जो है वो आपका एक ट्रॉपिकल कंट्री है, विच मीन्स इट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ शुगर केन, फॉर ग्रोइंग रबर एंड फॉर ग्रोइंग टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, और टी के लिए भी बेटर है। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी ब्रिटिश कॉलोनी थी फिजी, इसके अंदर में ब्रिटिशर्स इंडियन लेबर्स को लेके जाते थे, इंडियन लेबर्स को लेके जाते थे अंडर द गिरमिट सिस्टम। इंडियन लेबर्स को लिया जाता था गिरमिट सिस्टम के अंदर में। व्हाट इज दिस गिरमिट सिस्टम? गिरमिट सिस्टम इज बेसिकली, और ये बेसिकली आज के टाइम में यू वुड से कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक करप्ट वर्ड है। तो ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता था, गवर्नमेंट एग्रीमेंट, उसको गवर्नमेंट एग्रीमेंट तो बोल नहीं पाते लेबरर्स, तो धीरे धीरे वो गवर्नमेंट बन गया और फिर ये गिरमिट सिस्टम बन गया। इसलिए जो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन डायस्पोरा इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में इस कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करी गई थी बाय ब्रिटिशर्स, उन सबको हम बोलते हैं गिरमितियास।
सो इंटरेस्टिंगली नॉट जस्ट इन फिजी, जितने भी आपके कैरिबियन कंट्रीज हैं, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा सुनील नारायण आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं एंड ही हैज बीन देयर फॉर लेट्स से 2 और 3 जनरेशंस नाउ। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आपके शिव नारायण चंद्रपॉल है और बहुत सारे आपको प्लेयर्स वहां पे मिल जाएंगे जिनके नाम यू वुड व्हिच हैव इंडियन साउंडिंग नेम, एंड द रीजन इज बिकॉज देयर पेरेंट्स और देयर ग्रैंड पेरेंट्स और देयर फोरफादर्स वर बेसिकली ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली। तो यहाँ पे जो ये सारे पर्टिकुलर लोग हैं ये सब आपके आते हैं गिरमितियास की डेफिनेशन के अंदर में, और गिरमितियास वर्ड आता है कि ये सब गिरमिट सिस्टम से आए थे। गिरमिट वर्ड आता है गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से, गवर्नमेंट तो बोला नहीं जाता तो गिरमिट बोलना स्टार्ट हुआ, वहां से ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हमारी निकल के आई है। तो फिजी के अंदर में 1/3 लोग हैं। ओके, तो अब यहां पे आ जाते हैं कि इंडिया फिजी का रिलेशन जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे फिजी के साथ 1970 में, ओनली व्हेन फिजी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम, यानी कि इट सिंपली मींस कि 1970 तक वी गॉट इंडिपेंडेंट 47, फिजी गॉट इंडिपेंडेंट ओनली इन 1970। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ वी वर ऑलरेडी एंटी कॉलोनियलिस्ट, तो हमने फिजी की इंडिपेंडेंस के बाद उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए थे। इंडियन डायस्पोरा की वजह से वी हैव स्ट्रॉन्ग cultural and historical that also. Okay, and because of this we have this diplomatic relation. I already told you कि हमने जो फिजी की कैपिटल है सुवा, वहां पे हमने 1970 के अंदर में ही आपका एक पर्टिकुलर आपका जो एम्बेसी होता है उसको स्टैब्लिश कर लिया था, एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ हाई कमीशन देयर आल्सो। हाउएवर आवर रिलेशन सफर्ड ड्यूरिंग 3 मिलिट्री कू, तो वहां पे 3 बार मिलिट्री कू यानी मिलिट्री ने टेक ओवर करने की कोशिश करी है। फर्स्ट टुक प्लेस इन 1987, इन 2000 एंड इन द ईयर 2006। एंड यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा कि करंट जो पर्टिकुलर फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर इज सितिवेनी राबुका। सितिवेनी राबुका, ये जो सितिवेनी राबुका है, ही वॉज अर्लियर अ मिलिट्री लीडर। सितिवेना राबुका जो अभी करंट फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज द करंट, ही वॉज अ मिलिट्री लीडर बिफोर हैंड। एंड जो पर्टिकुलर 1987 की यहाँ पे आपको मिलिट्री कू हुई थी, ईयर 2000 में जो मिलिट्री कू हुई थी, इन दोनों कू के अंदर में द लीडर वॉज दिस पर्टिकुलर पर्सन ओनली। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है आपका सितिवेनी राबुका, ही वाज द मिलिट्री लीडर जिन्होंने ये पर्टिकुलर करी थी, एंड नाउ ही इज अ करंटली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी ओनली। एंड इंटरेस्टिंगली जो 87 और 2000 की इन्होंने कू करी थी, इट वॉज डन बिकॉज 87 के, अगर 87 का ही बताऊं मैं आपको, 87 के अंदर में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज केम टुगेदर एंड दे वॉन द इलेक्शंस। और इसके अंदर में जो पर्टिकुलर फिजी के लोगों की पार्टी थी वो हार गई थी, और जो पार्टी 2 जीती थी वो मेजरली इंडियन डायस्पोरास की पार्टी थी, यानी कि एक वहां पे इंडियन ओरिजिन लोगों की पार्टी पावर में आ गई थी। तो इसी को क्वेश्चन करते हुए कि बेसिकली फिजी जो है इट इज ऑफ द लोकल फिजी पीपल, तो दे वुड नेवर अलाउ अ इंडियन ओरिजिन या इंडियन डोमिनेटेड पार्टी टू बेसिकली रूल द गवर्नमेंट, इसलिए इन्होंने पहली कू करी थी, एंड दे सेड कि देन विल कन्वर्ट इनटू अ फेडरली डेमोक्रेटिक कंट्री। हाउएवर लेटर ऑन इट ऑब्वियसली बिकम अ डेमोक्रेसी, एंड राइट नाउ ये जो पर्टिकुलर आपके रेशियल इशू, एथनिक इश्यूज रहे हैं, ये अब फिजी के अंदर में इतने एटलीस्ट प्रॉम्प्टली गवर्नमेंट के अंदर में नहीं दिखता है। मे बी सोसाइटी के अंदर होते हो, हमें उसका नहीं पता है, बट आपके अब गवर्नमेंट के अंदर में चीज नहीं होती है। एंड नाउ फिजी के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, दे हैव really good relations with India. And one of the reason why Fiji and India have good relation is because we have a common enemy to counter now, and that common enemy is China, which is trying to dominate Indian Ocean as well as the Pacific Ocean. इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। तो हमने यहाँ पे कुछ recent developments हुए, जैसे कि हमने डिफेंस अटैच पोस्ट स्टैब्लिश करी सुवा के अंदर में। इंडिया ने पोर्ट कॉल बाय इंडियन नेवल शिप टू फिजी, विच बेसिकली मीन्स कि जब भी इंडियन नेवल शिप यहाँ से जाएगी तो पोर्ट कॉल करेगी, बेसिकली दे विल रिकॉग्नाइज देमसेल्फ, इंडियन ships would recognize themselves that we are basically roaming in this particular regions only. Strategic context क्या है? PM Rabuka opposes China's attempts to establish a naval base in the Pacific. चाइना जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे अपने नेवल बेस क्रिएट करना चाहता है, और जो पीएम है वहां के फिजी के, ही हैज बीन ऑन द अपोजिंग साइड ऑफ चाइना। और इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, ये फिजी के ओशन ऑफ पीस विजन के साथ में आपका कोलैबोरेट करता है, अलाइन करता है। तो यहां पर भी हम दोनों के साथ में काम करने का आपके पास पूरा ऑप्शन है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिटायर्ड जजेस स्लैम शाह's कमेंट ऑन सलवा जुदुम वर्डिक्ट। तो यहां पे हम एक चीज समझ लेते हैं, पहले इस न्यूज को, सलवा जुदुम को समझाने से पहले एक बार का ब्रीफ में मैं आपको नक्सलिज्म समझा देता हूं। सो नक्सलिज्म इज बेसिकली एक आइडियोलॉजी एंड इट्स एन आइडियोलॉजी। नक्सलिज्म इज एन आइडियोलॉजी जो आपकी शुरुआत हुई थी 1967 के अंदर में इन नक्सलबारी विलेज जो वेस्ट बंगाल में है। ओके, और यहां पे ये आइडियोलॉजी इसमें बिलीव करती थी कि जो गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, ये बेसिकली रिच लोगों के हाथ में एक वेपन है जिसके थ्रू ये गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और अपने कॉफर्स को फिल करना चाहते हैं। और अगर हमें इस एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम को एंड करना है तो हमें यहाँ पे इस एक्सप्लॉइट सिस्टम को एंड करने के लिए हमें यहाँ पे आर्म्ड रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इनके लीडर्स थे, जिसमें सबसे आगे थे चारू मजूमदार, देन यू हैव कानू सान्याल एंड देन यू हैव जंगल सांथाल। ये तीन लोग थे। इन तीनों ने वहां पे जो पर्टिकुलर आपके पीजेंट्स थे, वहां के जो वर्कर्स थे, उन सबको यूनाइट करा। दे एक्सप्लेन देयर पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड दे बेसिकली स्टार्टेड टारगेटिंग द मनी लेंडर्स एंड पीपल हु वर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल। तो जस्ट लाइक एनी अदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, दिस ऑल्सो स्टार्टेड विद अ गुड हार्ट। तो यहां पर भी वो कुछ अच्छा ही करना चाहते थे, बट एज इज द केस विद एनी अदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, विद टाइम करप्शन क्रीप्ड इन एंड बिकॉज ऑफ दिस दे बेसिकली moved away from their real purposes। और उसके बाद में क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक स्टेप टू बेसिकली किल दिस पर्टिकुलर मूवमेंट आल्सो। एंड फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 67 से पीरियड स्टार्ट हुआ था, 80s 90s के अंदर में इट वाज एट इट्स पीक, 2000 तक भी अपने पीक पे था, बट आफ्टर 2010 ये जो है आपका कंट्रोल हो चुका है। 2008-10 से ही कंट्रोल में आ चुका था और उसके बाद से देयर इज अ रिडक्शन इन नक्सल रिलेटेड वायलेंस। बट स्टिल मेनी टाइम्स वी सी कि नक्सल जो है उन्होंने हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं या विलेजेस हैं उनको टारगेट किया एंड वहां पे उसमें वो उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका वहां पे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं वहां पे उन लोगों का, एंड दे आर नॉट एबल टू हैव अ गुड लाइफ देयर आल्सो। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर इशू चलता रहता है। तो जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने यहां पे बहुत सारे स्टेप्स लिए नक्सलिज्म को एंड करने के लिए, उसी में से एक इंटरेस्टिंग सा स्टेप लिया गया था जिसको बोलते हैं हम सलवा जुदुम, जो 2007 के अंदर में आपका बिल्कुल इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था। ओके, यहाँ 2005 लिखा है बट मैं जो चीज बता रहा हूँ कुछ और है। वो 2007 से आपने इसके अंदर में जो आपने ट्रेन करे थे लोगों को, उनको वहां पे पहुंचना स्टार्ट करा दिया था। तो यहाँ पे ये न्यूज क्या है, तो सलवा जुदुम बेसिकली गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर पॉलिसीजन था और इसके अंदर में उन्होंने देखा कि जो नक्सल्स हैं वो विलेजर्स को, यहाँ पे विलेजर्स जो है उनको टारगेट करते हैं, उनको बीट अप करते हैं, उनसे मनी एक्सटॉर्ट करते हैं। और बिकॉज हमारे पास में इतने फोर्सेज नहीं है एंड इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर पुलिस फोर्सेज टू बी प्रेजेंट एट एवरी विलेज, बिकॉज एक फॉरेस्टेड एरिया के अंदर में जो ट्राइबल हैमलेट्स होते हैं वो बहुत स्प्रेड अप होते हैं। तो यहाँ पे एट ऑल द टाइम्स यू हैव अ पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर एट एवरी लोकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो दे डिसाइडेड कि इट इज बेटर कि हम यहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको ही आर्म्ड ट्रेनिंग दे और फिर दे वुड बी इन अ पोजीशन टू बेसिकली काउंटर द नक्सल देमसेल्फ। बट यहां पर इश्यू क्या हो रहा है, यहां पे आप बेसिकली सिविलियंस को यूज कर रहे हो फॉर पुलिसिंग पर्पस। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सलवा जुदुम की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दे सेड कि यहां पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन पॉपुलेशन एंड योर पर्टिकुलर पुलिस पोजीशन। तो यहां पे आप सिविलियन पॉपुलेशन को पुलिस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। इट इज ओनली दोज पीपल जो प्रॉपरली ट्रेन्ड है, जो लोग आपके गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर में आते हैं, ओनली दोज कैन बी यूज्ड फॉर पुलिसिंग पर्पस। और यहां पे सलवा जुदुम का जो एक्सपेरिमेंट था जो पार्शियली सक्सेसफुल भी रहा था, बिकॉज इस पर्टिकुलर सलवा जुदुम के कंसेप्ट ने नक्सलिज्म को कंट्रोल किया था। इसके कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी थे, बट इट वाज एबल टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन बेसिकली कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड यहां पे ये न्यूज में इसलिए आया है बिकॉज आपके जो अपोजिशन लीडर्स हैं, आपके जो इंडिया अलायंस है, आपकी जो कांग्रेस, उन सब के, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं
रेड्डी, जो उनके पर्टिकुलर कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उन्होंने ही वाज वन ऑफ द जजेस जिन्होंने जजमेंट दिया था। और अमित शाह ने यहां पे इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करा है, उनको क्रिटिसाइज करा है, सेइंग कि उन्होंने यहां पे नक्सलिज्म की हेल्प करी थी। तो यहां पे जो रिटायर्ड जजेस हैं, अराउंड 18-20 जजेस हैव बेसिकली रिटन अ साइंड पर्टिकुलर लेटर टू अमित शाह आस्किंग हिम टू नॉट क्रिटिसाइज सच अ जजमेंट, बिकॉज सलवा जुदुम का जो जजमेंट था ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लीगल एस्पेक्ट के हिसाब से टोटली प्रॉपर था। आप खुद सोचिए, क्या मैं सिविलियन पॉपुलेशन को इस टाइप की जो मेरे इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इज इट राइट फॉर मी टू बेसिकली ट्रेन दोस पर्टिकुलर पीपल? बिकॉज जब हम इसकी डिटेल्स को भी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो यू वुड सी हियर कि यहाँ पे 18 ईयर ओल्ड जो लड़के होते हैं, 20 ईयर ओल्ड जो लड़के होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे आर्म से ट्रेन किया जा रहा है। तो ना तो वो लोग प्रॉपरली ट्रेन करे जाते हैं, ना उनको कोई प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है। एंड नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ट्रेन्ड दोस पर्टिकुलर गलीबल पीपल जो बेसिकली आपके मिलिट्री में या पुलिस में ट्रेन नहीं है, एंड इट इज पॉसिबल दैट some of those particular people started to have a taste of violence also। और एक बार अगर आपको वायलेंस की आदत लग जाती है तो it becomes difficult for you to become part of the mainstream also। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रॉपर एक जजमेंट दिया था इस पॉलिसी को एंड करने के लिए। एंड इसके बाद 14 इयर्स लेटर, उस जजमेंट के 14 इयर्स लेटर, टारगेटिंग अ पर्टिकुलर जज जस्ट बिकॉज ही इज फाइटिंग द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन फ्रॉम द अदर साइड, उसको क्रिटिसाइज करना, दैट इज बेसिकली हिटिंग बिलो द बेल्ट। तो इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट हो जाएगा। अब सलवा जुदुम का मतलब क्या होता है? सलवा जुदुम का मतलब तो होता है पीस मार्च इन द गोंडी लैंग्वेज, जो वहां की लोकल लैंग्वेज है। और ये 2005 में छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट करी थी एज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड विजिलेंटे मूवमेंट टू काउंटर नक्सलिज्म। विजिलेंटे लाइक बैटमैन, उस तरह से मूवमेंट नक्सलिज्म के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करा था। ट्राइबल यूथ मेनी एज यंग एज 18 वर मोबिलाइज्ड एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, एसपीओ बनाया गया था इनको। अदरवाइज कोया कमांडो, कोया इज बेसिकली वन ऑफ द ट्राइबल्स जो आपके छत्तीसगढ़ में रहते हैं, दैट असिस्टेड रेगुलर पुलिस एंड पैरामिलिट्री इन माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज। तो माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज के अंदर में रेगुलर पुलिस और पैरामिलिट्री को हेल्प करने के लिए ये चीज बनाया गया था। दे एक्टेड एज गाइड, ट्रांसलेटर, इन्फॉर्मेंट्स एंड स्पॉटर्स एंड वर प्रोवाइडेड फायर आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पे ये फायर आर्म जैसे आपने प्रोवाइड करा, यहां से ये इश्यू जो है ये आपका कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा दे वर गिवन अ स्मॉल ऑनरेरियम ₹3000 पर मंथ का, उनको एक स्मॉल पेमेंट भी मिलता था। छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 के अंदर में इनको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया गया था। जो पुलिस उनको वाइड डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो किसी को भी यहाँ पे एसपीओ बना सकते थे। अब इस एसपीओ बनाने में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपने अगर इसके अंदर में ये पावर किसी को भी दे दी तो वो किसी को भी यहाँ पे वायलेंस के लिए या पर्टिकुलर आर्म सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मिसयूज होने का भी बहुत हाई चांस हो जाता है। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है? सिविलियंस और कॉम्बिटेंट्स के बीच में इसने लाइन को ब्लर कर दिया है। पुअरली ट्रेन्ड, अंडर एज एंड बेयरली लिटरेट यूथ इन डेंजरस ऑपरेशन। तो नॉट जस्ट इट इज द केस कि यहाँ पे आप उनको गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचिए कि देयर इज सम 18 ईयर ओल्ड, सम 16 ईयर ओल्ड, सम 20 ईयर ओल्ड जो अच्छे से ट्रेन नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है वर्ल्ड का। व्हाट इफ ही इज कॉट इन अ सिचुएशन वेयर ही माइट बी इन द हार्म्स वे? तो अगर उसको हार्म हो सकता है तो हम ये भी तो उसके साथ में गलत कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू बेसिकली डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स। Okay, and third is led to human right abuses, displacement and violent retaliation by Maoists। तो अगर लेट्स से कहीं पे सलवा जुदुम किसी विलेज के पर्टिकुलर यूथ को मैंने बना दिया है, तो वो पर्टिकुलर माओइस्ट सिर्फ ये मौका देख रहे होंगे कि whenever we'll get an opportunity we are going to go and attack this particular village। और वहां पे बहुत ही ग्रूसम तरीके से वो फिर नक्सलाइट्स भी बदला लेते थे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का 2011 का जजमेंट है नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जहां पे सलवा जुदुम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा था। और उसके ये रीजनिंग दिए थे, यूजिंग अनट्रेन्ड ट्राइबल यूथ इन काउंटर इंसर्जेंसी वायलेट इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, बिकॉज यहाँ पे उनको जो पर्टिकुलर लाइफ मिलनी चाहिए थी वो लाइफ उनको नहीं मिल रही है। एक्सपोज देम टू लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क विदाउट प्रोटेक्शन, वायलेटिंग डिग्निटी एंड लाइफ। राइट टू लाइफ यहाँ पे वायलेट हो रहा है आर्टिकल 21। प्रोवाइडिंग livelihood through life indigenous role was not acceptable, just giving them an honorarium of 3000 to be in a particular life indigenous situation is not allowed under the law। यानी कि अगर ऐसा allowed है, गवर्नमेंट कर सकती है, so why can't I let's say pay someone let's say 5000 10,000 rupees and ask them to do some dangerous activity, then that should also be allowed। तो यहाँ पे जो रीजनिंग हमें दिख रही है वो बिल्कुल हमें एकदम सही दिख रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। so we have to appreciate
अप्रिशिएट द जजमेंट एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं. इट इज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस. तो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट शुड नॉट बी एग्रीड अपॉन. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हिंदू में. इंडोनेशिया लॉन्चेस एनुअल यूएस लेड मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडो पैसिफिक एलाइज. सो अगेन हमने जस्ट अभी देखा इंडिया फिजी के रिलेशंस है, उसका भी जो बैकड्रॉप है, कंटेक्स्ट है, इट इज बेसिकली टू काउंटर चाइना. और यहाँ पे भी जो इंडोनेशिया ये अपनी एक्सरसाइज कर रहा है यूएस लेड मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड है टू काउंटर चाइना. तो यहाँ पे इंडोनेशिया ने अपनी जो एनुअल मिलिट्री लेड एक्सरसाइज है यूएस के साथ में, उसको यहाँ पे कमेंस कर दिया है और विद द मेन रोल टू हैव फ्री इंडिया पैसिफिक ओशन. ओके, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन के लिए चीज को स्टार्ट किया गया. उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? उस एक्सरसाइज का नाम है सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज. तो आई थिंक यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, गरुड़ पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्रीज की एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज है सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज. ओके, तो यहाँ पे आपकी एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो को होस्ट करी जा रही है बाय यूएस एंड इंडोनेशिया. हो तो ये रही है जकार्ता और सुमात्रा के अंदर में, बट इसको को होस्ट कौन कर रहा है? यूएस और इंडोनेशिया कर रहे हैं. स्टार्ट हुई थी 2009 में एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज. 2022 से ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हो गई है, व्हिच मींस नॉट जस्ट इंडोनेशिया एंड यूएस बट अदर कंट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट. फॉर एग्जांपल इस बार के पार्टिसिपेशन में 14 कंट्रीज हैं जकार्ता सुमात्रा के अंदर में, और 14 कंट्रीज, ऑल countries which are on the side of US in their fight or in their particular program to counter China in the Indo-Pacific. So all of these countries are there. Interestingly, India is not part of this particular exercise as of now. तो ये कुछ important points हो जाएंगे regarding this Super Garud Shield exercise. And one question I ask you, Garud exercise किन दो countries के बीच में? नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे. IWT इन अबेयंस, इंडिया अलर्ट्स पाकिस्तान ऑन तावी फ्लड. तो हमें पता है कि हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हमने इन अबेयंस में सस्पेंशन कर रखा है फॉर द टाइम बिंग, और उसके बाद भी यहाँ पे इंडिया जो है इसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अलर्ट सेंड करा है फॉर द रिवर तावी फ्लड. कि जो तावी एक पर्टिकुलर आपकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की है? चेनाब रिवर की है, और वो पर्टिकुलर रिवर के अंदर में फ्लड के इश्यूज हो सकते हैं. सो ऑल्दो हम डेटा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, बट हमने फिर भी फ्लड वार्निंग सेंड करी है. तो इंडस वाटर ट्रीटी के पॉइंट्स आपको वैसे ही याद होंगे. सो आप मुझे कुछ पॉइंट्स आपके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. फॉर एग्जांपल IWT का ईयर क्या है? IWT का मीडिएटर कौन था? किसने मीडिएट करी है इसको? IWT के अंदर में लेट्स से यू टेल मी कि विच आर द इंडियन रिवर्स, विच आर द इंडियन रिवर्स. तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. अब यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा IWT को पढ़ाने में, बिकॉज हम इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं. हम एकदम वहां पे आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट पे आ जाते हैं जो हमारे काम का है. तो जब हम इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर में प्रोविजन है फॉर क्रिएटिंग अ बॉडी नोन एज परमानेंट इंडस कमीशन. PIC करके बॉडी क्रिएट करने की बात है इंडस कमीशन की, जो परमानेंट होगा. इट इज गोइंग टू बी अ बायलैटरल बॉडी विद कमिश्नर्स फ्रॉम बोथ कंट्री. ये एक बायलैटरल बॉडी थी जिसमें एक कमिश्नर होगा इंडिया का, एक कमिश्नर होगा पाकिस्तान का. सो इट्स अ 2 मेंबर बॉडी, और इस पर्टिकुलर बॉडी को वंस अ ईयर मिलना ही है. इट हैज टू मीट वंस अ ईयर. और जब ये वंस ईयर मिलेंगे तो यहाँ पे ये डेटा को एक्सचेंज करेंगे. दोनों रिवर्स का जो डेटा इनके पास में, दोनों के पास में इंस्पेक्ट करने का राइट होता है. और अगर डिस्प्यूट होता है तो टेक्निकल, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको अगर रिजॉल्व कर सकते हो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास में जाता है. तो इसके अंदर में जो फ्लड वार्निंग्स होती है, रिवर लेड इंफॉर्मेशन होती है, दे वर बेसिकली ट्रांसफर थ्रू PIC. तो हमारा ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म था, इससे हम फ्लड वार्निंग सेंड करते थे. बट बिकॉज अभी हमारा पर्टिकुलर ये PIC फंक्शनल ही नहीं है, बिकॉज IWT इज इन अबेयंस, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उन्हें फिर भी प्रोवाइड कर दिया है कि तावी रिवर, जो आपकी एक पर्टिकुलर रिवर पाकिस्तान सियालकोट में पहुंचती है पंजाब प्रोविंस के, वहां पे इट माइट लीड टू फ्लड्स. तो प्लीज बी रेडी फॉर फ्लड्स. ऑल्दो वी वर नॉट बाउंड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन. और इसके अलावा पहलगाम अटैक के बाद में हमने जब से इसको अबेयंस में करा है, वी actually should not have given it, अगर हम उसे अबेंस में मान के चल रहे हैं. बट स्टिल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ पे उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे.
ओके, सो दिस इज द न्यूज रिगार्डिंग इट। तो यहाँ पे अगर आप ये मैप देखोगे तो ये आपकी चेनाब रिवर आ रही है और उसमें से ये तावी रिवर आ रही है। सो तावी जो पर्टिकुलर रिवर है, ये पर्टिकुलर रिवर इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है, ये चाइना से या कहीं और से नहीं आती। यहीं पर ही आपका एक कैलाश कुंड करके ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर के अंदर में, वहां से तावी रिवर स्टार्ट होती है और अराउंड 141 किलोमीटर ये फ्लो करके चेनाब का पार्ट बनती है। तावी इंडिया के अंदर में अलग ही फ्लो करती है और पाकिस्तान में जाके ये चेनाब का पार्ट बनती है। ओके, तो रावी रिवर तावी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, दिस इज इंपॉर्टेंट, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कौन सा ओरिजिन है। कैलाश कुंड ग्लेशियर है जो भदरवा डोडा करके एक आपका डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, जम्मू में पड़ता है, वहां पे ये है। उधमपुर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है, दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके जम्मू रीजन की हैं और फिर ये क्रॉस करके सियालकोट जो यहाँ पे पाकिस्तान में पड़ेगा, वहां पे ये चेनाब को ज्वाइन करती है। ओके, तो ये है रिगार्डिंग रिवर तावी, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, वंस अपॉन अ फेस्टिवल करके इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है और यहाँ पे अभिनव चंद्रचूड़ हु इज एक्चुअली सन ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़, आपके प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यहाँ पे जो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है उसकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करा है। तो गणेश चतुर्थी एज अ फेस्टिवल ये तो हमारा पुराना हिंदू फेस्टिवल है, बट ये जो गणेश विसर्जन का जो पर्टिकुलर इसका टाइप है, ये पर्टिकुलर ओरिजिन है, ये कहाँ से आता है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप रीड करोगे एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर आप कोई भी इंडियन हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो, यू वुड फाइंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है और इसमें जो गणेश विसर्जन की ये जो पर्टिकुलर प्रथा है, एवरीथिंग वाज इनिशिएटेड बाय नन अदर देन योर बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो आपके एक फ्रीडम फाइटर थे, हु वाज फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम, उन्होंने ये पर्टिकुलर आपका प्रोसेशन इनिशिएट करा था, विसर्जन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था एज अ वे टू बेसिकली यूनाइट ऑल द हिंदूज ऑफ ऑल कास्ट एंड क्लास, सो दैट यहां पे हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर सके। ओके, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ कॉलोनियल हिस्ट्री टू इट ऑल्सो। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसी पर्टिकुलर हैंडआउट में मेंशन है स्टोरी। 1894 के मई के अंदर में जो गवर्नर थे मुंबई के, बॉम्बे के जो गवर्नर थे, जॉर्ज रॉबर्ट कैनिंग हैरिस, ओके, और ही वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम, लेटर ऑन ही बिकेम इंग्लैंड क्रिकेट टीम कैप्टन। और बॉम्बे के अंदर में एक बहुत फेमस क्रिकेट टूर्नामेंट होता है हैरिस शील्ड, वो इन्हीं के नाम पे है। तो ही वाज अ गवर्नर, बट ही आई वुडंट से फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव ही वाज अ गुड पर्सन, बिकॉज ही बेसिकली issued a circular directing that Hindus must not play any music while passing mosque into procession, but ऐसा ऑल्टरनेटिव कोई पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं करा गया था। तो कोई रिस्ट्रिक्शन मुस्लिम्स में नहीं होगी, बट हिंदूज को बोला गया कि जब आप मॉस्क से प्रोसेशन निकाल रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे रिजेंटमेंट हुआ, यानी दिस वाज अ वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ओके, तो यहां पे जब ये पर्टिकुलर चीज हुई, सो अर्लियर हिंदूज यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मुस्लिम्स फेस्टिवल, बट दे स्टॉप पार्टिसिपेटिंग आफ्टर इट। और यहां पे जो पर्टिकुलर बाल गंगाधर तिलक थे, who was looking for certain ways जिससे वो आपका जो यूथ है उसको और एनर्जाइज कर सके, उसको और भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला और his base was पूना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज मुंबई से स्टार्ट हुई थी, ये पर्टिकुलर गणेश विसर्जन के प्रोग्राम जो थे ये पूना से स्टार्ट हुए थे और पूना के अंदर, होल ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ही गणेश चतुर्थी बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है वहां का। तो जुलाई 22 1894 को यहाँ पे गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक उनके पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, उसका न्यूज़पेपर का नाम था केसरी, उसके अंदर में बोलते हैं कि अब से हम इस गणेश चतुर्थी को भी एक प्रॉपर फेस्टिवल की तरह करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले कभी गणेश चतुर्थी को इतने ग्रैंड स्केल पे नहीं करा जाता था और इन्होंने देखा कि जैसे मुस्लिम्स में शियात जो होते हैं वो ताजिए बना के उसका प्रोसेशन निकालते हैं और उसको बेसिकली आपके ओशंस में फ्लो करते हैं, सिमिलर कंसेप्ट गणेश विसर्जन का इन्होंने भी गणेश चतुर्थी पे ओरिजिनेट करा, सो दैट पीपल आल्सो पार्टिसिपेट, यूथ आल्सो पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ इवेंट्स। तो मुहर्रम प्रोसेशन से यहाँ पे इंस्पायर होके इन्होंने गणेश विसर्जन का भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ पे करा। ऑन September 13, 1994 Ganesh idols were taken out for immersion in Pune, marking the beginning of modern
पब्लिक फॉर्म ऑफ द फेस्टिवल। तो पहला मॉडर्न गणेश चतुर्थी फेस्टिवल कब हुआ है? सितंबर 13, 1894 को। तिलक का रोल क्या था इसके अंदर में? तो यहाँ पे तिलक वॉज नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम थिंग, बट ही वॉन्टेड कि जस्ट लाइक मुस्लिम्स का एक प्रोसेशन होता है, हिंदू शुड ऑल्सो बी यूनाइटेड, और वो भी इस टाइप का कोई प्रोसेशन कर सकते हैं। केसरी के अंदर में 1895 में ही बेसिकली एक्सप्लेन द कंसेप्ट व्हाई ही वांटेड टू हैव दिस गणेश चतुर्थी फेस्टिवल लाइक दिस। ही रोट दैट अ नेशन रिक्वायर्ड अ कॉमन रिलीजन, लॉज एंड लैंग्वेज। अगर हम एक कॉमन राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या हम एक इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कॉमन रिलीजन चाहिए, कॉमन लॉज चाहिए और कॉमन लैंग्वेज चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने हमें लॉज तो दे दिए हैं, आपका आईपीसी, सीआरपीसी ये सब मिल चुका है, इंग्लिश हमें कॉमन लैंग्वेज मिल चुकी है। व्हाट वी नाउ नीड इज अ कॉमन पर्टिकुलर यूनिफाइंग रिलीजन ऑल्सो, और ये रिलीजन वही हो सकता है जो इंडियंस का हो, इट कैन नॉट बी आउटसाइड रिलीजन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ तिलक ने ये करा था, और आज के टाइम में ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है ये हिंदूज को सोशली एंड कल्चरली यूनाइट करता है। इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टूल इन द ग्रोथ ऑफ अर्ली इंडियन नेशनलिज्म। तो कहीं ना कहीं इसने फ्यूचर में जाके हेल्प करा इंडियन नेशनलिज्म के अंदर में एटलीस्ट जो यूथ पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक पर्टिकुलर आर्टिकल देख लेते हैं, लेट्स री इमेजिन जीएसटी। तो यहाँ पे कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी कि नाउ दे आर रेडी फॉर सर्टेन रिफॉर्म्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ बिकॉज ऑफ द टैरिफ बीइंग पुट अप बाय यूएस। और दे हैव सेड कि यहाँ पे जो भी उनको पेन पॉइंट्स हैं उनको वो बेसिकली सहन करेंगे, और जो रिफॉर्म्स उनको करने हैं उन सारे रिफॉर्म्स को वो करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीएसटी के 2.0 रिफॉर्म्स करने की कुछ कोशिश है। और कुछ टाइम से आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि अभी हमारे जीएसटी के अंदर में मल्टीपल स्लैब रेट्स होती हैं, और उस वजह से हमारा जो जीएसटी है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अनलाइक एन एग्जांपल वुड बी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहां पे एक सिंगल जीएसटी रेट होती है, कोई डिफरेंस जीएसटी रेट्स नहीं होती हैं, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल कि इंडिया के केस में आपकी मल्टी जीएसटी रेट्स रिक्वायर्ड होंगे। बट एट द सेम टाइम हैविंग 4-5 टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट्स, हैविंग एक्सेप्शंस टू जीएसटी रेट्स, हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ जीएसटी रेट्स फॉर सर्टेन गुड्स, दैट इज नॉट गुड फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे जो करंट जीएसटी स्ट्रक्चर है इसको चेंज करने की बात है। तो अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है? अभी प्राइमरली 4 स्लैब्स हैं, एक 5 है, एक 12 है, एक 18 है, एक 28 है। इसके अलावा एक 0% भी रेट होती है अलग से गुड्स के लिए। ओके, और इसके अलावा और भी स्पेशल रेट्स होती हैं, जैसे कि जो आपकी ज्वेलरी होती है, गोल्ड होता है, बुलियन मींस गोल्ड सिल्वर होता है, उसके ऊपर पे 2% या 3% आपका जीएसटी लगता है। तो करंटली ये 4 स्लैब्स हो गई, फिर जीएसटी एग्जेम्पशन हो गया और प्लस स्पेशल रेट्स हो गए। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम चेंज करना चाहते हैं, जिसमें 2 प्राइमरी स्लैब्स होंगी, एक 5% होगी, 18%। तो जो आपके डेली के एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब 5% में आ जाएंगे, और बाकी स्टैंडर्ड रेट जो होगी वो 18 हो जाएगी। करंटली क्या है? यू हैव 5, 12, 18, 28। ओके, और एक स्पेशल हाई रेट होगी। करंटली जो लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स होते हैं उस पे 28% आपका जीएसटी रेट होता है जो हाईएस्ट है, और प्लस उसके ऊपर पे सेसेस और चार्ज लगता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिन गुड जो होते हैं टोबैको लग्जरी गुड्स पे, उस पे एक सिंगल स्पेशल हाई रेट होगी 40% का। ओके, और लो रेट जो है 0 to 3% बुलियन के लिए, ज्वेलरी के लिए, ये पर्टिकुलर रेट हम रिटेन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिफॉर्म्स जो आपके आज किए जा रहे हैं उनके रीजंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है करंट जीएसटी सिस्टम की, जिस वजह से हमें करना है। तो पहला तो है मल्टीपल रेट्स होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि कई बार सेम प्रोडक्ट से, लेट्स से दूध से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, तो उस बनने वाले आइटम को अगर आप पैक करते हो या आप ओपन में सेल करते हो तो उसकी अलग अलग जीएसटी रेट डिसाइड हो जाती है, तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स ओवर क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि जब आप चीज को पिज्जा पे रख रहे हो और आप चीज को सेपरेटली सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप डोमिनोज में जाते हो, वहां पे यू रिक्वेस्ट कि आप मुझे एक चीज पिज्जा दे दीजिए, और लेट्स से कि जो डोमिनोज है उस चीज के, उस पिज्जा के ऊपर पे लेट्स से 10 ग्राम का चीज रखता है, तो वो जो पर्टिकुलर चीज पिज्जा है उस पे जो पिज्जा कंपोनेंट है और जो चीज कंपोनेंट है उस पे जीएसटी क्या लगेगा। अब उस पे क्योंकि चीज लग गया है तो क्या वो 5% पे रहेगा, चीज लग गया, या फिर वो 18% पे हो जाएगा। और अगर मैं चीज सेपरेटली, पिज्जा अलग से लिया, मैंने चीज सेपरेटली लिया, तो पिज्जा के ऊपर भी 5% लगेगा और चीज के कंपोनेंट पे 18% लगेगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ये डिस्प्यूट्स बहुत बार
होते हैं। और थर्ड इज कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से बहुत बार इंप्लीमेंटेशन इश्यूज होते हैं, जैसे कि रिफंड में डिले हो जाता है, आपका लिक्विडिटी क्रंच होता है, बहुत बार पैसा नहीं होता है। एंड थर्ड इज डिनायल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जो आपने कोई पर्टिकुलर टैक्स पहले पे कर दिया था रॉ मटेरियल पे, उसके लिए आप क्रेडिट ले सकते हो। तो बहुत बार ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है ये भी डिले होता है, जिससे जीएसटी में इश्यूज आते हैं। ओके तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा बताए गए हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि जब हम 4 स्लैब से 2 स्लैब्स पे होंगे, जैसे अभी 4 स्लैब्स हैं, अब हमारा क्या है 2 ही स्लैब्स हो जाएंगे, मेजरली 5% और 18% में ही गुड्स होंगे। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा है कि जो 12% की स्लैब ही तो एंड हो जाएगी, यानी कि जो 12% की स्लैब के प्रोडक्ट्स हैं वो या तो 5% में जाएंगे, 18% में जाएंगे। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, मेजर प्रोडक्ट 12% से 5% में जाएंगे, उससे क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं। एक तो हमारा टैक्स बेस रिड्यूस हो जाएगा, उससे लोअर रेवेन्यू कलेक्शन होगा, बिकॉज पहले 12% पे मिल रहा था, 5% ही मिल रहा होगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, तो इन्होंने सिंपली क्या बोला है कि जो पर्टिकुलर 12% के गुड्स हैं, मेजरली उनको सबको 18% के स्लैब में ही रखना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। तो यहां पे दे आर स्टेटिंग कि जो 12% के गुड्स हैं, इफ वी वांट कि यहां पे ये बेस इरोजन ना हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम ना हो, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इश्यूज ना हो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के अंदर में, सो इट वुड बी बेटर कि जो 12% के मेजॉरिटी गुड्स हैं उनको 18% में शिफ्ट किया जाए। ऑब्वियसली जो गुड्स एसेंशियल्स में आते हैं उनको 12 से 5 में मूव किया जा सकता है। ओके अब रेवेन्यू कंसिडरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? करंटली जो आपका 18% आपका कैटेगरी है उसके अंदर में 2/3 जीएसटी का रेवेन्यू आता है, और फ्यूचर के अंदर में जो 18% का आपका स्लैब है, ये ही बिकॉज 2 प्राइमरी स्लैब हो जाएंगी 5 और 18, तो करीब करीब जो 3/4 हो जाएगा या उससे भी ज्यादा परसेंट होगा, 80% 85% तक जो जीएसटी रेवेन्यू होगा वो यहीं से ही आपका आएगा। ओके तो 18% स्लैब पहले ही 2/3 करता है, सो इट इज बेटर कि हम 5 और 18 के अंदर में जो 12 की स्लैब है उसको भी 18 के साथ मर्ज कर दें, सो दैट ना तो जीएसटी का रेवेन्यू लॉस हो और हमारा जो प्रोसीजर है वो भी सिंप्लीफाई हो जाए। दूसरा है दिस वुड ब्रॉडन द बेस अलाउइंग रिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड रेट विदाउट रेवेन्यू लॉस। तो स्टैंडर्ड रेट को रिड्यूस करके भी हमें कोई इश्यू नहीं फेस करना पड़ेगा। दूसरा जो हमें एक चीज ध्यान रखने की है वो है व्हाट इज द सेंटर और स्टेट का रेवेन्यू इंपैक्ट। सेंटर पे क्या इंपैक्ट आएगा और स्टेट पे क्या आएगा। अब यहां देखिए स्टेट जो है वो जीएसटी के ऊपर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। 2/3 उनका जो टैक्स रेवेन्यू है, मतलब टोटल जो टैक्स आपका स्टेट कमाती है उसका 2/3 जीएसटी से आता है। तो यहां पे अगर जीएसटी का टैक्स बेस कम हो गया तो ये स्टेट्स के जो रेवेन्यूज हैं उसको बहुत ज्यादा यहां पे हार्म करेगा, उनको बहुत ज्यादा रिडक्शन करेगा, और स्टेट्स को यहाँ पे रेवेन्यूज के ऑल्टरनेटिव्स बहुत सर्च करने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल होगी उनको उस रेवेन्यू को अचीव करने में। दूसरा है सेंटर का शेयर जो है वो सिर्फ 27% है, तो यानी कि सेंटर के पास तो और भी सोर्सेज है इनकम के, तो सेंटर को इतना इशू नहीं है, स्टेट को यहाँ पे इशू है। तो अगर मैं ये रिफॉर्म्स करना चाहता हूं तो मुझे इसके लिए स्टेट्स को एग्री करवाना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में जब स्टेट एग्री करेंगी तभी मैं इस टाइप का कोई रिफॉर्म कर सकता हूं। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि स्टेट शुड बी हैप्पी विद सच चेंजेस। सेकेंड इज इन सब के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी नीड है, जैसे कि जो आईजीएसटी का इशू है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी जो इंटर स्टेट मूवमेंट पे रखता है, उसके अंदर में सेंटर और स्टेट्स के ऊपर भी बहुत इश्यू होता है, बिकॉज उसमें जो पर्टिकुलर स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको आईजीएसटी में कुछ ही नहीं मिलता है, सिर्फ जो कंजम्पशन स्टेट है और सेंटर है वो इसको शेयर करते हैं। ओके सेकेंड इज कंप्लायंस बर्डन, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उस कंप्लायंस बर्डन को कम करना पड़ेगा। अभी जो स्मॉल छोटे उद्योग होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनको भी जीएसटी कंप्लायंस में बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइलिंग हो गया, असेसमेंट हो गया। इस वजह से दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद जीएसटी सिस्टम। तो अगर इसको हम बेटर कर दें, इसका कंप्लायंस रिड्यूस कर दें, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। ओके एंड फाइनली इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हमें दे दिए हैं कि एक आइडियल जीएसटी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो पहला है इट शुड नॉट बी नॉन डिस्टॉर्शनरी, ऐसा नहीं है कि वो नॉन डिस्टॉर्शनरी होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। सेकेंड इज इट शुड बी न्यूट्रल टू गुड सर्विस, गुड्स और सर्विसेज के अलग नहीं होना चाहिए, गुड्स हो सर्विसेज हो सेम टाइप की हैं तो उसी अकॉर्डिंगली हमें उनको स्लैब रेट में पुटअप करना है। एग्जेम्पशंस हमारे मिनिमल होने चाहिए, फ्यूअर स्लैब्स होने चाहिए, सिंपल कंप्लायंस मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जो इन्होंने ऊपर का
हैं उन सबको कंक्लूड करके बताया है। और इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए वी हैव एग्जांपल ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे एक सिंगल रेट ऑफ जीएसटी वैट होता है। सो दिस माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर अस, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद टू रेट्स 5 and 18%, और इसके अलावा जो पर्टिकुलर हमारी स्पेशल रेट्स हैं उनको भी हम 5 और 18 में मर्ज कर सकते हैं। एंड विद टाइम हम चाहें तो या तो जो एसेंशियल्स है उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और एक 18 या 16 या 15 की एक कॉमन रेट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे इनके आपके बेसिकली प्रिंसिपल्स बताएं जो जीएसटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ न्यूज थी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के दोनों ही न्यूज़पेपर के पर्टिकुलर टॉपिक्स। अगर कोई और आपका यहाँ पे सजेशन है, कमेंट है, फीडबैक है, तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, उनको हम इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी